Hello and welcome you all to this e-learning platform of पढ़ लो इंडिया and I am your physics mentor डिम्पल। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं एटम का, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था। हमने ये देखा कि किस तरीके से रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम दिया और उसके बाद हमने जे थॉमसन का देखा कि कौन कौन से मॉडल जो है वो एटॉमिक के हमें मिले। उसके बाद हमने देखा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसा होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बोहर मॉडल। जो रदरफोर्ड का मॉडल था एटॉमिक मॉडल, उसमें जो लिमिटेशंस थी वो जो है वो बोहर मॉडल ऑफ एटम में खत्म कर दी गई। तो रदरफोर्ड में क्या क्या लिमिटेशंस थी? सबसे पहले तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अगर कोई भी बॉडी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो अगर कोई भी बॉडी जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है किसी भी चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस, तो वो क्या करेगा? एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, रेडिएशन जो है वो लिबरेट करेगा, रेडिएशन उससे निकलेगी और वो अपनी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे लूज करता रहेगा। अगर वो किसी सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है और वो चार्ज पार्टिकल है, तो वो अपनी रेडिएशन या फिर एनर्जी जो है वो धीरे धीरे लूज करेगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि वो एक स्पाइरल पाथ घूमते घूमते क्या करेगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। बट ऐसा होता है नहीं। तो इसका मतलब जो रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसके अनुसार तो ये होना चाहिए था कि चार्ज पार्टिकल जो है अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली एनर्जी लूज करके कहां हो जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। एटॉमिक मॉडल एटम जो है वो एक स्टेबल होता है। तो बोहर मॉडल ने ये लिमिटेशन भी क्लियर करी। अब हम दूसरी लिमिटेशन देखते हैं कि क्या हुई। तो उसने इस लिमिटेशन को, जो रदरफोर्ड की ये लिमिटेशन थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ये बोहर मॉडल ने क्या कहा? 3 पोस्टुलेट्स दिए। उसमें पहला पोस्टुलेट इस कमी को सुधारता है। उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड एनर्जी होती है, उसमें रिवॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो एनर्जी जो है वो लूज नहीं करते हैं और वो एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका पाथ जो है वो स्पाइरल होता है। तो उनका जो स्टेबल ऑर्बिट, इसको हमने बोला, जो बोहर ने बोला वो था स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोला? कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिसमें रिवॉल्व करते हैं उसको बोला हमने स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसमें एनर्जी जो है वो उनकी लूज नहीं होती। वो एक फिक्स्ड पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएट एनर्जी। मतलब एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, विदाउट एमिशन होता है, जिसकी वजह से स्पाइरल पाथ वो फॉलो नहीं करता और कंटिन्यूअसली एक ही पाथ पर वो घूमता है, जिसकी एक पर्टिकुलर डेफिनाइट टोटल एनर्जी होती है। कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो स्पाइरल होके एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। ये बोहर ने सॉल्व किया। दूसरा ये था कि अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी लूज होती है और उसके साथ उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती रहेगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, बट ऐसा होता नहीं है। तो बोहर ने इस लिमिटेशन को भी सुधारा और बोहर ने क्या दिया? अपने पोस्टुलेट्स दिए। तो बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि स्टेबल ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करता है वो स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके? h/2π के। अगर कोई ऑर्बिट जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा, तो वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका? h/2π का। इसमें h क्या है? हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है h? हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। और h की वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए। और क्या है h की वैल्यू? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो अगर h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है l, यानी कि एंगुलर मोमेंटम, तो ही वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, अदरवाइज वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऐसा नहीं कि कोई कंटिन्यूअस ऑर्बिट्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फिक्स्ड पर्टिकुलर ऑफ वेवलेंथ,
फिक्स्ड पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिट का, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट जो बोहर ने ये दिया वो ये दिया कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, उसके डिफरेंट ये क्या है हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स, क्या है ये ऑर्बिट्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है या किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में है, तो वो उस एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है या कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर कोई लोअर एनर्जी लेवल में है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, जो दो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाए, या फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में है तो वो एनर्जी लूज करके क्या करता है, दूसरे लेवल पर जंप कर देता है। यानी कि जो h न्यू है हमारा, h न्यू है यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू द फ्रीक्वेंसी, ये क्या है हमारी फोटोन की एनर्जी है जो लूज या फिर गेन होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है। तो h न्यू क्या होता है, IE अपॉन में IF। तो h न्यू क्या है हमारा, वो एनर्जी जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन जब भी वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है, यानी कि इनिशियल लेवल की एनर्जी माइनस फाइनल लेवल की एनर्जी। तो ये लेवल, ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है। तो ये था हमारा थर्ड पोस्टुलेट जो किसने दिया, बोहर ने दिया, जिसकी वजह से उन्होंने ये बोला कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में। अब हमने यहाँ पर जो ये देखा L इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑर्बिट है उसमें पहली बात तो L क्या होता है, mvr, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, और हमने ये बोला कि L जो है वो NH अपॉन 2 पाई होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h अपॉन 2 पाई का। तो ये दोनों L जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, किसके लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए। तो अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, R NH अपॉन 2 पाई mv, ये होगा हमारे R की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम, जब हमें पता है कि L की वैल्यू क्या होती है mvr, और हमें पता है स्टेबल ऑर्बिट होनी चाहिए जिसकी वजह से L की वैल्यू जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए h अपॉन 2 पाई की, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, और इससे हमने R की वैल्यू क्या निकाली, NH अपॉन 2 पाई mv। तो अगर हम रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट निकाले तो रेडियस, हमने याद है आपको पिछले जब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, हमने Fe इज इक्वल्स टू FC करा था, उसमें क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय R। तो यहां से अगर हम रेडियस निकाले और उसमें हम L की वैल्यू डालें तो हमें रेडियस की वैल्यू क्या मिलेगी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन mv E स्क्वायर। ये है हमारे किसकी, एक स्टेशनरी ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू। अब जैसे जैसे n की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे सपोज n इज इक्वल्स टू 1 है, अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रेडियस, फर्स्ट n इज इक्वल्स टू 1 यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल का रेडियस, n इज इक्वल्स टू 2 यानी कि सेकेंड एनर्जी लेवल का रेडियस। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली क्वेश्चन है कि रेडियस क्या होता है एक बोहर के स्टेशनरी ऑर्बिट का, जो किस पे डिपेंड करता है, n स्क्वायर पे, मतलब नंबर जो एनर्जी लेवल का नंबर है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जैसे जैसे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा। और अगर हमारा n इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट है, n इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमें क्या मिलेगा, r नॉट। n इज इक्वल्स टू 1 पे हमें क्या मिलता है, r नॉट, जो हमारा होता है फर्स्ट बोहर रेडियस। क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट बोहर रेडियस। वेलोसिटी कैसे दी जाती है, vn क्या होता है, e स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट बाय n। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n के, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो घटती जाएगी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो है, जो हमने क्या देखी थी कि ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ये क्या था, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता था न्यूक्लियस के अराउंड। तो स्टेशनरी ऑर्बिट बोहर की
तो ये है हमारी एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ बोहर रेडियस, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट। तो बोहर रेडियस होता है जब n इज 1 हो जाता है, जो हमने रेडियस की वैल्यू दी, जब हमने n इज 1 करा तो हमें जो मिला रेडियस उसको हम क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस। इसमें जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस। 5.29 × 10⁻11 मीटर्स की हमें वैल्यू मिलती है। अब आता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल मींस एटॉमिक में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। अगर वो लोअर से हायर में जंप कर रहे हैं इसका मतलब वो एनर्जी क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर रहे हैं इसका मतलब वो एनर्जी क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। हायर में थे इसका मतलब उनके पास अभी ज्यादा एनर्जी है, और वो लोअर में जा रहे हैं इसका मतलब उनके पास ज्यादा एनर्जी थी और वो कम एनर्जी में जा रहे हैं, मतलब एनर्जी क्या कर रहे हैं, वो लूज कर रहे हैं या फिर एमिट कर रहे हैं। और अगर वो लो एनर्जी में है मतलब कि अभी उनके पास कम एनर्जी है लेकिन उनके पास हायर एनर्जी होनी चाहिए ऊपर जाने के लिए, इसका मतलब उनको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो जो लोएस्ट स्टेट होता है किसी भी एटम का उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, लोएस्ट एनर्जी लेवल उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलेस्ट रेडियस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस। क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस, जिसमें n = 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, जिसके अंदर सबसे क्लोज होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें और हाइड्रोजन के लिए अगर हम n = 1 = 2 लगाकर अगर हम एनर्जी या फिर बोहर रेडियस की वैल्यू निकालें तो एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो होती है, एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है -13.6 eV/n²। यानी कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n² के। तो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, एनर्जी, -13.6 eV/n²। यानी कि जब n = 1 है यानी कि मिनिमम ग्राउंड स्टेट है, तब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी स्टेट से जो लोएस्ट स्टेट है उसमें उसकी एनर्जी क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है। तो अगर हमें वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकालना है तो हमें इतनी ही एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, -13.6 एनर्जी हमें कितनी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है न्यूक्लियस के साथ। ऐसा नहीं है कि वो स्कैटर्ड होगा, वो बाउंड रहेगा, इसलिए ये कि नेगेटिव साइन बताया गया है। जैसे जैसे एनर्जी जो है वो कम होती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होता जाता है न्यूक्लियस से। अब अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्टेट से बाहर निकालना है, सपोज अगर n = 1 है और इलेक्ट्रॉन के पास 13.6 eV की एनर्जी है और हमें उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं हम उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हमें ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल सके उस स्टेट से। तो ये ग्राउंड स्टेट हुआ हाइड्रोजन का जिसकी एनर्जी है 13.6। उसके बाद n = 2, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में मींस एक्साइटेड स्टेट, जिसकी एनर्जी क्या है 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एनर्जी क्या होगी, अब कम हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो गया, रेडियस बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई, दूर हो गया वो न्यूक्लियस से। जैसे जैसे और n जो है वो बढ़ता जाएगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन, वैसे वैसे एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी और हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि एनर्जी जो है वो उसकी कम होती जाएगी। जब n = ∞ हो जाता है या फिर एनर्जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, वहां पर क्या हो जाता है, अनबाउंड, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से फ्री हो गया है, उसकी एनर्जी जो है वो 0 है। तो इस तरीके से हमारा जो एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर होता है ये हाइड्रोजन के लिए है। इसी तरीके से हमारे बाकी एटम्स में भी हाइड्रोजन जो एनर्जी लेवल का स्ट्रक्चर होता है, लोएस्ट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद हायर स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट्स। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है, जो हम n = 1, n = 2 बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किसी स्टेशनरी स्टेट का को डिनोट करने के लिए किया जाता है यूज, जो उससे हमें ये पता चलता है कि एनर्जी, कौन से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसाइड कर रहा है।
जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है वो क्या होती है, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जहां पर एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, जीरो। हाईएस्ट स्टेट क्या है, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जहां पे एनर्जी क्या है, जीरो हो जाती है। और इस स्टेट पे, इस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, कहां से, एटम से। ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रा, जैसे हमने कहा था लाइमन सीरीज जो क्या है, यूवी, बाल्मर क्या है, विजिबल, फिर हमारी पास्चन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज किसमें है, इंफ्रारेड में। तो ये हमारा क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा मींस ये डिफरेंट लाइंस है। लाइमन सीरीज मींस n इज इक्वल्स टू 1, तो जो जंप होगा वो सारी एनर्जी लेवल कहां से होगी, n इज इक्वल्स टू 1 में। ये n इज इक्वल्स 2 से 1 में, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1 एंड सो ऑन। तो ये हमें क्या देगा, लाइमन सीरीज, क्योंकि जो फाइनल n इज इक्वल्स nf जो है वो हमारा क्या है, 1। जब nf 1 होता है तो हमें क्या मिलती है, लाइमन सीरीज। अब nf जो है हमारा 2 है तो हमें क्या मिलेगी, बाल्मर सीरीज, जो कहां से जंप करेगा, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4 और n इज इक्वल्स टू 5। एंड उसके बाद पास्चन सीरीज, इसमें हमारा फाइनल n की वैल्यू क्या होगी, 3, देन ब्रैकेट n इज इक्वल्स टू 4 एंड पी फंड n इज इक्वल्स टू 5। तो ये जो है वो हमारा हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हमने बोला कि एंगुलर मोमेंटम, बोहर ने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम जो है वो सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है किसका, h अपॉन 2 पाई का। किसका मल्टीपल हो सकता है, h अपॉन 2 पाई का। तो इसका मतलब क्यों होना चाहिए ऐसा, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने इस एक्सप्लेनेशन को क्या करा, सपोर्ट किया, और उन्होंने इसका रीजन दिया कि क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स जो है वो होने चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, क्या होता है, जैसे डुअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का। डुअल नेचर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की क्वांटाइज्ड होनी चाहिए, और एनर्जी स्टेट में जो है वो क्वांटाइज का मतलब होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू ही एनर्जी ऑर्बिट्स की हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो क्या है, वेव नेचर भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, डुअल नेचर का है। वो कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी वेव की तरह बिहेव करता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी स्टेट में रिजाइड, जैसे स्टैंडिंग वेव जो होती हैं, वो स्टैंडिंग वेव होती तो बहुत सारी है, लेकिन स्टैंडिंग वेव वही होती है जिसके एंड पार्ट्स या एंड नोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो उसी तरीके से वही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट या वही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा, जो क्या है, रेजोनेंट स्टैंडिंग वेव, जहां पर परसिस्ट कर जाएगी। तो जो रेडियस होता है nth सर्कुलर ऑर्बिट का, जो रेडियस होता है वो क्या होगा, 2 पाई r इज इक्वल्स टू nh, 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ये क्या हुआ, बोहर ने हाइपोथेसिस दी है, उसमें क्या बोला कि डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h अपॉन 2 h अपॉन p। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वेवलेंथ मींस लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, ये दी गई, डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी जिसके हिसाब से पता चला कि जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में मोमेंटम। और 2 पाई r रेडियस जो है इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट में, उसका रेडियस जो होना चाहिए वो क्या होगा, nh अपॉन n लैम्डा बाय 2 पाई, n लैम्डा अपॉन 2 पाई। जैसे हमने बोला एंगुलर मोमेंटम जो है वो h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन जो दी गई, उन्होंने ये बोला कि जो रेडियस होना चाहिए जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा अपॉन 2 पाई का। और h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो है हमारी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने ये बोहर्स एटम को इस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका डुअल नेचर है और उसको क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट में ही रह सकता है वो, क्योंकि वो वेव नेचर भी शो करता है। तो अगर मैं रेडियस की वैल्यू निकालूं, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, NH अपॉन mv 2 पाई। r की वैल्यू क्या होगी, NH अपॉन 2 पाई mv, यानी कि वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, h अपॉन लैम्डा। तो ये दिया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के द्वारा।
अब हम लिमिटेशंस पढ़ते हैं बोहर मॉडल की। क्या क्या लिमिटेशंस थी जो बोहर ने मॉडल दिया, उसके अंदर 3 पोस्टुलेट्स बताए। एक था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा था स्टेबल ऑर्बिट, और तीसरा क्या था, जिस स्टेबल ऑर्बिट में था हमारा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए NH/2π का। और तीसरा पोस्टुलेट जो ये दिया कि ट्रांजिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। बट उसमें कुछ लिमिटेशंस थी बोहर के मॉडल में। तो बोहर के मॉडल की पहली लिमिटेशन ये थी कि बोहर का मॉडल जो है वो सिर्फ सिंपलर एटम यानी कि हाइड्रोजन या फिर सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम, जो सिंपलर एटम्स है सिर्फ 2 या 3, उन्हीं पर एप्लीकेबल था। अगर हम बोहर मॉडल को उससे ऊपर के एटम या उससे कॉम्प्लेक्स एटम्स में अप्लाई करने की कोशिश करें तो हम फेल हो जाएंगे। तो ये एक लिमिटेशन थी बोहर मॉडल की, वो कि सबसे ज्यादा एप्लीकेबल वो किस पे था, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम पे था या फिर सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम जैसे एटम्स पे एप्लीकेबल था। क्यों? ऐसा रीजन इसलिए था क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब बोहर ने एटम दिया, मॉडल दिया, तो उसमें उन्होंने जो अट्रैक्शन कंसिडर करी वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव अट्रैक्शन कंसिडर करी, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। बट अगर हम एटम जो है वो अगर हम हायर स्टेट में जाएं यानी कि हीलियम या फिर लिथियम की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इंटरेक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन भी कंसिडर किया जाना चाहिए। बट बोहर मॉडल ऑफ एटम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उन्होंने सिर्फ किसको कंसिडर करा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अट्रैक्शन को। जबकि हायर एटम में जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन भी कंसिडर किया जाना चाहिए। तो ये एक लिमिटेशन थी बोहर मॉडल की। जो दूसरा लिमिटेशन था वो ये था कि बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों इंटेंसिटी में वेरिएशन आती है, इंटेंसिटी क्यों वेरी करती है किसी भी लाइट की। जबकि बोहर ने सही तरीके से ये बता दिया कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एमिटेड लाइट की या एब्जॉर्ब लाइट की, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोहर कि इंटेंसिटी में वेरिएशन क्यों आती है। तो ये 2 लिमिटेशन थी बोहर मॉडल की। बट ओवरऑल जो है वो बोहर मॉडल जो है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल था और हाइड्रोजन के लिए तो एकदम परफेक्ट मॉडल था, और जो अभी तक हम उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है एटम। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो जो हमने पढ़ा, कौन कौन से मॉडल्स थे, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और डिफरेंट स्पेक्ट्रास हाइड्रोजन के, और डिफरेंट लाइंस जैसे बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया, एंड थैंक यू सो मच।